तो अभी तक हमने बात करी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से 500 साल पहले तक ये हमारे भारतवर्ष के अनेकानेक शूरवीर कैसे इन विधर्मियों को धूल में मिलाते रहे, कैसे इस मिट्टी की रक्षा करते रहे, कैसे ये अद्भुत शौर्य प्रकट करते रहे। लेकिन ये सभी इतिहास, ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास हमें नहीं बताया जाता, हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, आखिरी हिंदू सम्राट को हरा दिया, और उसके बाद 800 साल तक यहां पर हमने राज्य किया। पाकिस्तान में तो आज भी यही पढ़ाया जा रहा है कि हमने 800 साल तक हिंदुस्तान पर राज्य किया था, और यही हमारे देश में भी हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इस चक्कर में ये 200 साल तो अंग्रेजों की गिन लेते हैं और 50 साल हमारी आजादी की भी गिन लेते हैं। 800 वर्ष तभी तो पूरे होंगे कि 800 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन इनको यह भी पढ़ना चाहिए कि मोहम्मद गौरी के 350 साल बाद आया था बाबर, और बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है। राणा सांगा को नहीं बताया, जबकि राणा सांगा उत्तर भारत के उस समय सबसे शक्तिशाली राजा थे। वो कहता है कि भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय हैं, जो विजयनगर के शासक थे। दक्षिण में एक अद्भुत शक्तिशाली साम्राज्य फल फूल रहा था। अब आप ही सोचो कि कैसे 800 वर्ष गिन लेते हैं, कहां से ये गणित लगाते हैं, समझ नहीं आता। औरंगजेब मुगलों में वही एक अकेला शासक हुआ जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा फैली, जिसने सबसे ज्यादा भारत पर राज्य किया। लेकिन उसका भी अगर आप मैप देखोगे, मानचित्र देखोगे, तो पता लगेगा कि वो भी संपूर्ण भारत पर शासन नहीं कर पाया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने 800 वर्ष, अरे 800 वर्ष तो छोड़ो, आप 100 साल भी इस भारत पर नहीं राज्य कर पाए हैं। औरंगजेब की आखिरी 20 वर्ष आप देखो कैसे रो रो के उसका जीवन कटा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी खुद की आत्मकथा कह रही है। लेकिन ये सब द्वंद्व कैसे पैदा हुआ, इसमें मेरी मान्यता है कि जब हमने आजाद होकर दिल्ली को राजधानी बना दिया इस भारत की, वहीं से ये द्वंद्व शुरू हो गया। अगर दिल्ली राजधानी बन गई इस भारत की, तो मतलब क्या हुआ कि भैया भारत का जो इतिहास है वो सिर्फ दिल्ली है, ऐसा हमने मान लिया। और ऐसा ही हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, हमें सिर्फ दिल्ली का इतिहास पढ़ाया जाता है। वो क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि दिल्ली ही तो राजधानी है भारत की, और दिल्ली ही रिप्रेजेंट कर रही है संपूर्ण भारत को। जैसे काबुल रिप्रेजेंट करता है अफगानिस्तान को, मतलब काबुल पर अगर किसी का अधिकार है, काबुल का कोई राजा है, तो वो पूरे अफगानिस्तान का राजा समझा जाएगा। लेकिन ये भारत के लिए सत्य नहीं है। भारत एक विशाल देश है। अगर कोई कहे कि साहब न्यूयॉर्क पे शासन था किसी राजा का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे अमेरिका पर उसका शासन हो गया। अमेरिका एक विशाल राज्य है। चीन की राजधानी बीजिंग पर किसी का अगर शासन था, किसी शासक का, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी चीन पर उसका शासन था। लेकिन ये गड़बड़ हमने कर रखी है। और मैं आपको कहां तक बताऊं, अच्छे अच्छे जो लेखक हैं, बुद्धिमान लेखक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनका इतिहास पढ़ता हूं क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा है भारत का, वो भी यही भ्रम उत्पन्न करते हैं कि दिल्ली ही वास्तव में इस देश का इतिहास है और दिल्ली से ही इस देश का इतिहास जन्म लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली हमारी एक गलती है कि हमने दिल्ली को राजधानी बना दी। अगर हम लखनऊ को राजधानी बना देते इस भारत की, तो हमें लखनऊ का इतिहास पढ़ाया जाता, लखनऊ का इतिहास हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। इस देश की आप कोई भी राजधानी बना देते, भोपाल को बना देते, हमारी जयपुर को बना देते, तो जयपुर का इतिहास हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। चित्तौड़ को बना देते तो चित्तौड़ महत्वपूर्ण हो जाता। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि हमने इस राजधानी, इस देश की इस राजधानी पर अगर अधिकार कर लिया था तो पूरे देश पर अधिकार कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको यही समझाते आ रहा हूं, राजधानी पर अधिकार करने का मतलब पूरे देश पर अधिकार करना नहीं है। आप हालत देखो, औरंगजेब के बाद दिल्ली की क्या हालत है। मराठाओं को ये कर देते थे, चुंगी देते थे। मराठाओं को तो अब छोड़ दो, चूंकि मराठा तो बहुत बड़ी शक्ति थे। हमारे भरतपुर के महाराजा ही कई बार दिल्ली को तबाह करके आ गए, जीत कर आ गए, पता नहीं क्या क्या उसका उखाड़ कर वो अपने यहां पर ले आए। तो दिल्ली हिंदुस्तान नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि जो बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु हुई तो उसकी बेटी ये लिखती है कि एक हिंदुस्तान के शहंशाह के साथ अंग्रेजों से कहती है कि आपको ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का शहंशाह बता रही है बहादुर शाह जफर को। पागल हो गई है, बुद्धि खराब हुई है इन लोगों की। इनको तो छोड़ो, हमारे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने ब्रिटिश कैसे इसमें भारत में आए और कैसे यहाँ पर राज्य किया, इस पर एक बुक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी है। और उस पर एक सीरीज भी आनी, वेब सीरीज भी आने वाली है।
और वो बंदा कह रहा है कि 1750-60 के लगभग इस भारतवर्ष में मुगल काल में, वो इस भारतवर्ष को मुगल काल कह रहे हैं 1750 और 60 के दशक को, जबकि उस समय तो भारत पर पीक था मराठाओं का। तो 50-60 के लगभग मुगल काल में भारतवर्ष का जो एक्सपोर्ट था वो 33% था। ये उन्होंने कोट किया है। हमें डूब कर मर जाना चाहिए, लेकिन डूब कर मत मरो, क्योंकि ऐसा इतिहास हमें पढ़ाया गया है, हमारे बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अति आवश्यक है इस सच्चे इतिहास को आप जानो, उसके शौर्य को जानो और इसको अपने बच्चों को बनाओ, क्योंकि जो पीढ़ी, जो संस्कृति अपने इतिहास पर गौरव नहीं कर सकती, वो एक दिन गुलाम बन ही जाती है, चाहे तन से बने चाहे मन से बने। तो अब बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ पर 1178 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। कैसे? एक गौर राज्य है, ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। इसका गौर राज्य नाम कैसे पड़ा? संस्कृत में एक शब्द होता है गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़, एक ये पहाड़ी इलाका है, तो संस्कृत शब्द गिरी से वहां का नाम पड़ा गौर, क्योंकि पहले वहां पर हिंदू रहते थे, बौद्ध रहते थे, हिंदू राजाओं का शासन था, तो गौर नाम पड़ा और यही गौर मिलकर मोहम्मद के साथ मोहम्मद गौरी बन गया। मोहम्मद गौरी का नाम था शहाबुद्दीन, लेकिन उस प्रदेश का नाम जुड़ गया, इसलिए इसको शहाबुद्दीन गौरी या मोहम्मद गौरी कहते हैं। ये दो भाई थे। मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था ग्यासुद्दीन गौरी, जो वास्तविक शासक था। वही 1173 में गौर का शासक बना था और ये कमांडर बना था, सेनापति बना था मोहम्मद गौरी। धीरे धीरे गजनी पर इसने आक्रमण किया, गजनी को इसने अपने हाथ में ले लिया। गजनी पहले पड़ता, अगर आप भारत से अफगानिस्तान की तरफ बढ़ोगे तो गजनी पहले पड़ता है, गजनी से 300 किलोमीटर बाद आता है गौर, तो गजनी हमारे ज्यादा पास में है। तो गजनी पर आक्रमण करके गजनी को हत्या लिया। गजनी के बाद मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसका पुराना नाम मूल स्थान था। तो मुल्तान पर 1175 में मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। अब यहां से मोहम्मद गौरी ने भारतवर्ष को देखा, यहाँ के समृद्ध राज्यों को देखा, पहले किस पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि उस समय के उत्तर भारत में 3 सबसे शक्तिशाली ये राज्य थे, जिनमें पहले चालुक्य, दूसरे ये चौहान जो सपाद लक्ष्य के स्वामी थे, और तीसरे राठौड़ गहड़वाल जिस पर राजा जयचंद का अधिकार था। और ये तीनों ही शक्तिशाली राज्य एक दूसरे से वैमनस्यता रखते थे, एक दूसरे से लड़ाई रखते थे। अब इसका फायदा कैसे उठाया जाए? तब पहुंचते हैं 1178 में। यहाँ मुल्तान से मोहम्मद गौरी ने एक दूत को भेजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास। यहाँ अजमेर राजधानी में ये दूत पहुंचता है। सभा के मध्य खड़े होकर उस दूत ने मोहम्मद गौरी का वो पत्र पढ़कर सुनाया। मोहम्मद गौरी क्या चाहता था? मोहम्मद गौरी चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान मेरा साथ दे, किस पर? चालुक्यों पर आक्रमण करने में। ये बात मिलती है पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है उसमें। तो चालुक्यों पर आक्रमण करने में अगर चौहान साथ दें तो दोनों की ही मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि चौहान और चालुक्यों में बड़ी पुरानी शत्रुता थी। तो यहां पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को फंसाना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहां पर तमतमा गए, क्रोध से गरजते हुए उस दूत से बोले, मैंने इस अजमेर के सिंहासन पर बैठने से पहले हाथ में गंगाजल लेकर ये शपथ ली है कि मैं म्लेच्छों को इस आर्यावर्त से, इस भारतवर्ष से साफ कर दूंगा, क्योंकि यही मेरे पूर्व पुरुषों ने किया, यही मेरे पूर्वजों ने किया और यही मुझे करना है। तब यहाँ पर ये दूत निराश होकर मोहम्मद गौरी के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने विचार किया कि कोई भी शासक उसका साथ नहीं देगा भारत पर आक्रमण करने में। तब उसने अपना पहला आक्रमण किया लोदरवा पे। ये लोदरवा क्या है? लोदरवा एक समृद्ध राजधानी थी उस समय के भारत की। जैसे पाटन समृद्ध राजधानी थी, जैसे अजमेर, जैसे उस समय का उज्जैन, जैसे कन्नौज, ऐसे बहुत सारी राजधानियां समृद्ध और सशक्त शक्तिवान राजधानियां थी। ऐसे ये लोदरवा राजधानी थी जो भाटी राजवंश की, जो मूलतः चंद्रवंशी यदुवंशी हैं, उनकी राजधानी थी, जिस पर शासक थे रावल दुस्सा जी के पुत्र भोजदेव। भोजदेव को पत्र आया था मोहम्मद गौरी का कि तुम हमें रास्ता दो भारत में घुसने का, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भोजदेव कहाँ मानने वाले थे। ये नैनसी ने, मोहनोत नैनसी, जो एक मारवाड़ी इतिहासकार हुए आज से
400 साल पहले। तो नैन्सी ने लिखा है कि भोजदेव ने ये मना कर दिया। तब यहाँ पर गौरी अपनी सेना लेकर पहुंचता है रण मैदान में और भोजदेव भी अपने क्षत्रिय वीरों को लेकर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों ओर ही बड़ा घमासान हुआ, धरती शवों से पट गई। ये क्षत्रिय वीर राजपूत अपनी अंतिम श्वास तक लड़े और अपनी माटी की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर गए। भोजदेव वहां पर वीरगति पा गए। अब यहां पर भोजदेव के बाद अगले शासक बने राजा जयसल, जिनके बारे में वीरेंद्र सिंह राठौर ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज चौहान में लिखा है, नैन्सी को कोट करते हुए, क्योंकि नैन्सी ने ये लिखा है इसलिए वीरेंद्र सिंह राठौर कहते हैं जयसल कैसे अधिकार करते हैं यहां पर भाटी राजवंश की गद्दी पर। रावल दुस्सा जी के दो पुत्र थे, एक थे बड़े वाले थे ये रावल जयसल और दूसरे थे विजयराज लांझा। लेकिन यहां पर रावल दुस्सा जी ने क्या किया, बड़े भाई को गद्दी नहीं दी, जो दूसरी पत्नी से जो छोटे पुत्र थे विजयराज लांझा उनको राजा बना दिया। इस बात से नाराज हो गए यहां पर जयसल, और जयसल ही वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इनवाइट किया मोहम्मद गौरी को लोधरवा पर आक्रमण करने के लिए। ये मैं वीरेंद्र सिंह राठौर की पुस्तक पृथ्वीराज चौहान से आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जयसल ने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया, मोहम्मद गौरी ने लोधरवा को बुरी तरीके से तबाह कर दिया और फिर राजा बने वहां के रावल जयसल। तब रावल जयसल ने लोधरवा राजधानी से अपनी राजधानी शिफ्ट की जैसलमेर की ओर। रावल जयसल के नाम पर ही इस स्थान का नाम जैसलमेर पड़ा है। लेकिन जैसा कि नैन्सी कहते हैं यहां पर रावल जयसल मात्र 5 वर्ष तक ही शासन कर पाए, कुछ द्वार और कुछ महल ही उस दुर्ग के बनवा पाए, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र शालिवाहन राज्य पर आए, ये बड़े ही ताकतवर राजा हुए। रावल शालिवाहन ने वहां उस दुर्ग का 1187 तक पूरा काम करवाया, जैसा कि बृहद गुरवावली में वर्णन है। तो यहाँ पर रावल जयसल के राज्य से रास्ता पाकर मोहम्मद गौरी पहुंचता है नाडोल में। बीच में कुछ प्रमुख जगहों को, प्रमुख स्थानों को भी इसने लूटा और जलाकर राख कर दिया। अंत में ये पहुंचा नाडोल में। नाडोल पर शासन था तब चौहान शासक राजा कलहन का। राजा कलहन को बड़ी बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी ने परास्त किया और नाडोल किले को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही अधिकार नाडोल दुर्ग पर हुआ, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को यह खबर पहुंची। पृथ्वीराज चौहान क्रोध से तमतमा गए, अपने सभी सामंत मंत्रियों के साथ बैठक कीनी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि नाडोल में ही जाकर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया जाए, लेकिन यहाँ पर महामंत्री कदम्बवास आगे आ गए। कदम्बवास ने समझाया कि हम अगर नाडोल में जाकर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करेंगे तो ये कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाडोल वास्तव में जो सेवक है वो चालुक्यों का है। मोहम्मद गौरी के इस कृत्य से चालुक्य नाराज होने चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तब चालुक्य और मोहम्मद गौरी में आपस में द्वंद्व होगा, इनमें आपस में युद्ध होने दो। चालुक्य और गौरी आपस में जूझ लेंगे, तब फिर हम उन पर आक्रमण करेंगे। ये एक बहुत ही भद्दी नीति थी इस देश के राजाओं की। यहाँ के राजाओं की सोच में सिर्फ यही था कि पहले विदेशी आक्रांताओं से कोई और जूझे, जब वो कमजोर हो जाए तो फिर हम उस पर आक्रमण कर दें। यहाँ पर कदम्बवास ने बड़ी ही छोटी सोच का परिचय दिया, लेकिन इतने बड़े राज्य को लेकर चलना भी एक बड़ा दूभर काम होता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना मन मसल कर बैठ गए, क्योंकि तब पृथ्वीराज चौहान पर भुवनेकमल, कदम्बवास और माता कर्पूर देवी ये तीनों शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि अल्पायु में ही वो शासक बन गए थे इतने बड़े साम्राज्य के। तब यहाँ पर माता का ज्यादा हस्तक्षेप था और इसी में कदम्बवास और भुवनेकमल भी पूरी ताकत रखते थे। और इसी का परिणाम आगे जाकर यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने इन सब की ताकत समाप्त कर दी और स्वतंत्र रूप से बागडोर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि वो भी खींच गए होंगे, निर्णय नहीं ले पा रहे एक शासक की तरह। कदम्बवास ने यहां पर पृथ्वीराज चौहान को रोक दिया। नाडोल को विजय करके मोहम्मद गौरी प्रस्थान करता है आबू की ओर, चंद्रावती की ओर। तब आबू पर शासक थे धारावर्ष परमार। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो कुछ एक वंश भास्कर पृथ्वीराज रासो के हिसाब से थी। अब यहां पर आबू में एक युद्ध होगा। इस युद्ध के कई सारे सोर्सेस हैं और उन सभी सोर्सेस में अलग अलग तरीके से वर्णन है। एक तरीके से वर्णन यह है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं आबू में और मोहम्मद गौरी से उनका द्वंद्व होता है। यहां मोहम्मद गौरी को पराजित करते हैं। एक है कि यहां पर भीमदेव चालुक्य मोहम्मद गौरी को परास्त करते हैं। एक है कि भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान में यहां पर युद्ध होता है रानी ईक्षणी के लिए, जो कि राजकुमारी थी वहां के परमार राजा की।
उसके लिए ये युद्ध करते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर कहानियां हैं, लेकिन मूलतः कुछ एक मुस्लिम सोर्सेस को लेकर चले, कुछ एक अपने विश्वास पात्र सोर्सेस को लेकर चले। तो यही हुआ था कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी बड़ी ही बुरी तरीके से परास्त हुआ था, जिसमें वीरेंद्र सिंह राठौर क्या लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने नाडोल से अपनी विशाल सेना को लेकर प्रस्थान किया आबू की ओर। ध्यान रखना, ये न चालुक्यों से लड़ रहा है न चौहानों से लड़ रहा है। इसकी नीति वही है कि पहले छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करो, उनकी संपत्ति को लूटो, जैसे लोदरवा को लूटा, जैसे क्राडू को लूटा, जैसे सांडेराव को लूटा, जैसे नाडोल को लूटा। छोटे छोटे राज्यों को लूटकर पहले सोना चांदी इकट्ठा करो, बड़ी आर्मी बनाओ, बड़ी सेना बनाओ, धीरे धीरे इतने बड़े बन जाओ कि तुम बड़े राज्य पर आक्रमण कर सको। तब नाडोल को जीतकर आबू की ओर प्रस्थान करता है। विशाल सेना आबू की ओर बढ़ रही है। धारावर्ष परमार यहाँ पर चिंतित हैं। तब यहाँ पर नेतृत्व लिया मूलराज द्वितीय की माता नायकी देवी ने। ये नायकी देवी हैं अजरा चालुक्य की पत्नी। इन्हीं के दो पुत्र हुए, जिनमें मूलराज हैं और दूसरे भीमदेव चालुक्य। नायकी देवी ने वहां का नेतृत्व लिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बाद में भीमदेव चालुक्य का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ की तो केवल स्त्रियां ही म्लेच्छों को धूल में मिलाने के लिए काफी हैं। तो ये शिलालेख मिला भीमदेव चालुक्य का, क्योंकि नायकी देवी ने ही इस युद्ध का नेतृत्व संभाला था। चालुक्य सेना भी इसमें सम्मिलित थी, नाडोल के कलहन चौहान की भी सेना इसमें थी, और जालौर के जो कीर्तिपाल चौहान थे वो भी अपनी सेना लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और परमार सेना। ये चार सेनाएं यहाँ पर तत्पर थी, प्रतीक्षारत थी कि कब मोहम्मद गौरी आए। लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी पीछे की विजयों से इतना ज्यादा मदमस्त हो गया था कि वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि उसका भी कोई इंतजार कर सकता है। तब यहां पर मोहम्मद गौरी पहुंचा कासहृद कयाद्रा घाटी, जिसको कयारा घाटी भी कहते हैं। यहां पर मोहम्मद गौरी अपना शिविर लगाकर प्रतीक्षा करने लगा कि परमार राजा अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आए। इसमें पूरी तरीके से चालुक्य सेना सम्मिलित नहीं थी, लेकिन चालुक्य सेना का इसमें जरूर अंश रहा होगा, क्योंकि चालुक्यों के ही तो ये सामंत थे। तब अंत में मोहम्मद गौरी ने निर्णय किया अपनी संपूर्ण सेना को लेकर घाटी में प्रवेश करने का, और यही सबसे बड़ी गलती थी। ये समझ रहा था कि परमार राजा भयभीत होकर बैठे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। यहां मोहम्मद गौरी अपनी संपूर्ण सेना को लेकर प्रवेश कर गया इस घाटी में। तब आगे से ये नाडोल के वीर चौहान, पीछे से ये परमार वीर, और दाएं बाएं से चालुक्य और जालौर की सेना इस मोहम्मद गौरी की सेना पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई आसमान में उड़ती चील बड़े ही वेग से अपने शिकार पर टूट पड़ती है। वैसे ये चारों तरफ से मोहम्मद गौरी की सेना पर टूट पड़े। अब क्या था, बड़ा ही रण तांडव होने लगा। मोहम्मद गौरी को तो इसकी आशंका भी नहीं थी कि ऐसे हम पर हमला हो जाएगा। बस केवल एक ही मुहूर्त में ये तुर्कों की सेना रौंद दी गई, भागने लगे अपनी जान बचाकर। ये तुर्क आए तो थे बड़े घूम घाम के, लोदरवा होके, क्राडू होके, नाडोल होके, लेकिन जब यहाँ के शूरवीरों ने इनको धूल में मिलाया तो भागे केवल सीधे मरुभूमि में होके, रेगिस्तान में होके भागते चले गए। बाद के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी वर्णन किया, फरिश्ता ने वर्णन किया है कि उस युद्ध में भयंकर मारकाट मचाई थी तुर्कों में, और जो बच गए थे तुर्क वो इस मरुभूमि को, इस रेगिस्तान को पार करते करते मर गए। लेकिन उन्होंने अपने सेनापति मोहम्मद गौरी को बचाकर पहुंचा दिया। अपने घोड़ों को काट काट कर उन्होंने भोजन किया। जैसे तैसे ये मरते पिटते हुए पहुंचे मुल्तान। लेकिन यहां पर मोहम्मद गौरी एक बात जरूर समझ गया था, वो ये थी, ये भारतवर्ष के लोग इतने मूर्ख हैं कि ये भागती सेना पर वार नहीं करते। अगर इन्होंने भागते हुए इन तुर्कों पर वार किया होता तो मोहम्मद गौरी कहां जीवित बच पाता। इनके पास समय था, इनके पास संसाधन शक्ति थी, चाहते तो ये मोहम्मद गौरी को वहीं मरुभूमि में दफन कर देते। लेकिन हमारे यहाँ के शक्तिशाली शासक हुए, एक बार जीतने के बाद बड़े ही रहमदिल हो जाते थे, दया करके छोड़ देते थे। पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने भी कहां पीछा किया था मोहम्मद गौरी का। पीछा करते तो मोहम्मद गौरी क्या बच पाता। यहीं से सीख मिली मोहम्मद गौरी को कि आक्रमण कई बार करो लेकिन भागने का जुगाड़ रखो। तो ये युद्ध मैंने आपको यहां पर बताया, और इस युद्ध के 5 वर्ष बाद ही
फिर से मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, जिसकी मैं चर्चा अगली वीडियो में करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर भी कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।